तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है अमीनोग्लाइकोसाइड। जैसे आपको पता है अमीनोग्लाइकोसाइड क्या हमारा एंटीबायोटिक है जो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में प्रिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली ये बैक्टीरिया को मारता है। कैसे मारता है? उनके प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है बेसिकली ये, ठीक है। तो उनमें प्रोटीन नहीं बनने देता, और आपको पता है प्रोटीन कितना नेसेसरी होते हैं हम लोगों के लिए। तो जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में टेट्रासाइक्लिन समझाया, क्लोरोफेनिकोल समझाया, मैक्रोलाइड समझाया। देखो, बेसिकली आपको पता है जो कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारी क्लासेस के ड्रग्स आते हैं। जैसे आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी कीमोथेरेपी, उसमें मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे ड्रग्स होती हैं जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो सेल वॉल को तोड़ते हैं, जैसे स्पेलोस्पोरिन हो गया, पेनिसिलिन हो गए। ये बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिम्स के सेल वॉल को तोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्रोटीन नहीं बनने देते बैक्टीरिया के अंदर, जैसे हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरोफेनिकोल हो गया, और अपना मैक्रोलाइड हो गया, ठीक है। और इन चारों ड्रग को हम कंबाइनली टी कैम भी कहते हैं, आपने सुना होगा। क्योंकि इन टी कैम का ये खास बात है कि ये टी कैम जहां पे भी आपको टी कैम आ गया तो आप यहाँ से समझिए कि ये प्रोटीन नहीं बनने देंगे बैक्टीरिया के अंदर। टी मतलब टेट्रासाइक्लिन, सी मतलब क्लोरोफेनिकोल, ए मतलब अमीनोग्लाइकोसाइड, एम मतलब मैक्रोलाइड, ठीक है। और एक और खास बात बताता हूँ, जो टी कैम है उनको देखो, आपको पता है रेबोसोम होते हैं हर सेल के अंदर, ठीक है। वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, आपने पढ़ा होगा, 9th 10th से पढ़ते आ रहे होगे। हर हमारे अंदर भी रेबोसोम होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, मतलब हेल्प करता है, ठीक है। वैसे बैक्टीरिया के अंदर भी रेबोसोम होता है जो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे मेलियंस में, जो हम ह्यूमंस में जो रेबोसोम होता है वो अलग होता है, बैक्टीरिया में, माइक्रो ऑर्गेनिम्स में अलग होता है, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो वैसे मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है कि बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। देखो, अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है, मतलब कि जो ये ड्रग्स हैं ये बेसिकली हमारे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देते बैक्टीरिया के अंदर, अगर वो स्टेप्स आपको समझने हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन बनता कैसे है, ठीक है। अगर आपको प्रोटीन पता है कैसे बनता है तो आपको समझने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो वैसे मैं पूरा ट्राई करूंगा इसमें शॉर्ट में समझाने को, ठीक है। तो बेसिकली हम शुरू करते हैं। तो अमीनो ग्लाइकोसाइड क्या है हमारा? They are a group of natural and semi-synthetic antibiotics having a polybasic amino groups linked glycosidically to or two more amino sugar precisely, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि हमारा एक नेचुरल सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक से मतलब हमें नेचुरल भी मिलता है, और हम इसको बनाते भी हैं थोड़ा मॉडिफाई करके, नेचुरल जो अपना अमीनो ग्लाइकोसाइड होता है उसको मॉडिफाई करके भी बनाते हैं, ठीक है। अपना आर्टिफिशियली कह सकते हो, सेमी सिंथेटिकली मतलब क्या होता है कि जो नेचुरल होते हैं उसमें थोड़े से हम जो अपने एडिशन करते हैं उसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं। और एक होता है पूरा सिंथेटिकली, वो होता है कि हमने पूरा केमिकली बनाया हुआ है, मतलब लेबोरेटरीज में बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे इसके ऊपर जो इससे हमारा अमीनो ग्रुप होता है इसके अंदर, ठीक है, जो अटैच होता है अपना अमीनो शुगर के साथ, ठीक है। दो और उससे ज्यादा हो सकते हैं अमीनो शुगर उसके साथ अटैच होता है, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ये हमारी पहली ड्रग है, ठीक है। जो जैसे हमारे टेट्रासाइक्लिन में कौन सबसे पहली ड्रग थी, उसमें हमारी थी क्लोटेट्रासाइक्लिन, जो हमारी सबसे पहली ड्रग थी। जो हमने मैक्रोलाइड पढ़ी थी उसमें कौन सी पहली ड्रग थी, उसमें थी एरिथ्रोमाइसिन। क्लोरोफेनिकोल में क्लोरोफेनिकोल पहली ड्रग थी, तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी पहली ड्रग है, ठीक है। जो हमने डिस्कवर की थी 1944 में, ठीक है। किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? वॉक्समैन और उसके कलीग्स के द्वारा, ठीक है। इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, दो तरह के होते हैं, सिस्टेमिक में ये सब होते हैं। सिस्टेमिक में तो आप समझ रहे हो, जो हम इंट्रावेनसली देख सकते हैं या फिर इसको ओरली वगैरह लेते हैं। और एक होता है टॉपिकली, इसका मतलब होता है कि हम इसको टॉपिकली लगाते हैं, जैसे लोशन वगैरह लगाते हैं ना स्किन के ऊपर, ठीक है। वैसे अब इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो इस मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको एक समझाता हूँ इसमें प्रोटीन बनता है कैसे। देखो शॉर्ट में समझाऊंगा, समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए ये देखो, अब आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ये तो आपने सुना होगा, ठीक है, 11th में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो बेसिकली क्या होता है, जब डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, जब एक डीएनए पॉलीमरेज करके एंजाइम होता है, वो डीएनए से आरएनए बनाता है, ठीक है। आप इतना समझिए शॉर्ट में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ प्रोटीन कैसे बनता है। देखो जो आरएनए बनता है वो भी बहुत टाइप्स के होते हैं। एक हमारे टीएनए होता है, टीआरएनए होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। एक हमारा होता है एमआरएनए, इसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। जो एमआरएनए है उसको ऐसे समझो कि ये हमारे कमांडर है, कमांडर मतलब ये ऑर्डर देगा, ठीक है। ऐसे कमांड करेगा, ठीक है, कमांड करेगा किसी को, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब एमआरएनए बन जाता है, ठीक है, जब डीएनए से एमआरएनए बन गया तो वो आगे प्रोटीन बनाएगा। कैसे बनाएगा? देखो सबसे पहले आपको पता है हमारे अंदर भी राइबोसोम होता है, जैसे जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। वैसे बैक्टीरिया के अंदर भी राइबोसोम होता है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो जो अपना राइबोसोम होता है ममेलियंस के अंदर वो 80s होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो 70s होता है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 30s लिखा हुआ है, 50s है, ये क्या है? देखो जो राइबोसोम है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं आगे, ठीक है, 30s और 50s। जो 50s है उसके आगे फिर से सब यूनिट होते हैं, जैसे 23s हो गया, ठीक है। तो आप इतना तक याद रखो, 50s और 30s के सब यूनिट्स है, इसको एडिशन नहीं करना, इसको ऐड नहीं करना, ऐड करोगे तो 80 बनेगा, ऐड वाला नहीं है। एक नाम इतना समझो कि इसके नेम्स हैं। ये अपना एक वॉल होगी, वॉल होगी उसके दो हिस्से हैं, समझो एक दीवार है उसके दो हिस्से हैं।
एक का हमने नाम दे दिया 30s, एक का नाम दे दिया 50s, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे ह्यूमंस में 80s राइबोसोम होता है जो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो होता क्या है जब हमारा एमआरएनए बनता है, आपको मैं थोड़े एक दो चीजें समझाता हूँ, फिर मैं आपको प्रोटीन सिंथेसिस करता हूँ। उसके बाद है कि जो हमारे आपको पता है जितने भी अपने डीएनए वगैरह, तो उनके ऊपर बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर क्या होते हैं, देखो आपने सुना होगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड्स, जैसे एडेनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, थायमीन हो गया, ठीक है ना, गुआनिन हो गया। ये हमारे बेस पेयर्स हैं। जो हमारे जैसे आप देख रहे हो ना, ये आप छोटे 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 देख रहे हो बेस पेयर्स, ये हमारे सारे एडेनिन ये देखो, इसका मतलब है एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन, ठीक है। ये हमारे बेस पेयर्स हैं, ठीक है। इसको हम कोडोन्स भी कहते हैं। कोडोन्स कब कहते हैं हम, जब हमारा एक स्टार्टिंग कोडोन होता है, एक स्टॉपिंग कोडोन होता है, वो क्या है वो हम बात करते हैं बाद में, क्यों। पहले आपको समझाता हूँ कि जैसे हमारा डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आपने पढ़ा होगा डीएनए से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इसके दो हेलिक्स होते हैं। एक हेलिक्स होता है इसका 5-3 और 3-5। तो जो भी प्रोटीन बनता है वो हमेशा 3-5 से बनता है, मतलब 3-5 की ओर से प्रोटीन बनेगा हमेशा, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो जो स्टार्टिंग कोडोन मतलब होता है, स्टार्टिंग कोडोन मतलब होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस जहां से शुरू होगी, देखो ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर, इस इन सब का कुछ ना कुछ नेम होगा। यहाँ पे मे बी टी हो, यहाँ पे यू हो, यहाँ पे जी हो, यहाँ पे सी हो, कुछ भी हो सकता है। बट जैसे ही ए यू जी आएगा, जैसे ही बेस पेयर जैसे इकट्ठे ए यू जी आया, वहां से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। यहाँ पे समझिए, जैसे ही बेस पेयर में ए यू जी शुरू हुआ, वैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग कोडन होगा, और वैसे एक स्टॉपिंग कोडन होता है। स्टॉपिंग कोडन मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस वहां पे रुक जाती है। अब देखो, जैसे ही यहाँ पे यू ए या फिर यू ए जी या फिर यू जी ए, जैसे ये तीनों आए, वैसे स्टॉपिंग कोडन जिसको कहते हैं, वैसे स्टॉप हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जैसे ऐसे ए यू जी है ना, वैसे जब वो तीनों आएंगे तो वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हो जाएंगे। और भी होते हैं, तो आप इतने याद रखो फिलहाल, ठीक है। तो अब हम प्रोसेस की बात करते हैं, आखिर में बनता है कैसे प्रोटीन। अब यहाँ से शुरू आपका टॉपिक, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारा एमआरएनए बना है, ये हमारा एमआरएनए बन गया, ठीक है। इसके ऊपर 30s सब यूनिट अटैच होगा। ये राइबोसोम है, जैसे हमने बात की थी, 70s राइबोसोम होता है अपना बैक्टीरिया के अंदर। जो 30s राइबोसोम है वो पहले आकर अटैच हो जाएगा अपना एमआरएनए के साथ, ठीक है। एमआरएनए के साथ अटैच हुआ, उसके बाद क्या होगा कि जैसे हमारा स्टार्टिंग कोडोन आया, स्टार्टिंग कोडोन समझ रहे हो, जैसे हमारे बेस पेयर्स दिखे हमारे को एयूजी, वैसे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगी, ठीक है। प्रोटीन शुरू हुई तो क्या हुआ, टीआरएनए मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, मतलब कि ट्रांसफर समझ लो कि डिलीवरी, ठीक है, ट्रांसफर करना कोई चीज की। तो बेसिकली जो टीआरएनए होता है वो हमारे अमीनो एसिड लेके आता है, ठीक है। अमीनो एसिड क्या होता है आपको पता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आपने सुना हो, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो एक अमीनो एसिड की चेन से बना होता है, प्रोटीन्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जो हमारे अमीनो एसिड है वो अलग अलग तरह के बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनाते हैं, चेन उनकी, ठीक है। तो बेसिक क्या होता है, जो टीआरएनए होता है ये अमीनो एसिड लेके आता है पी साइड पे। अब पी साइड क्या है देखिए, हमारे जो डीएनए है उसके पे अलग अलग साइड्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे एमआरएनए पे 3 साइड होते हैं, ए पी ए। अभी ए मतलब होता है अराइवल, जहां पे अमीनो एसिड आएगा। पी मतलब होता है प्रोमोटर, जो अपना ए साइड में अमीनो एसिड है फिर वो पी पे जाएगा, ठीक है। और प्रोमोटर के बाद में होता है एग्जिट। अब जो प्रोमोटर पे अपना अमीनो एसिड है वो एग्जिट पे जाएगा, फिर एग्जिट से बाहर निकल जाएगा। और ऐसे ऐसे चेन, फिर ए पे आएगा, फिर पी पे जाएगा, फिर ई पे जाएगा, ऐसे चलता रहेगा और चेन बनती जाएगी, चेन बनती जाएगी। और जैसे स्टॉपिंग कोडोन है वैसे ये रुक जाएगा प्रोसेस, ठीक है, प्रोटीन बन जाएगा अपना, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, देखो जो अपना टीआरएनए है वो प्रोटीन वो अपना अमीनो एसिड लेके आएगा पहले पी साइड पे। देखो जो टीआरएनए बस पहली बार ही पी साइड पे लेके आएगा अमीनो एसिड, बाकी जितने बार ये न्यू अमीनो एसिड लेके आएगा ये हमेशा ए साइड पे लेके आएगा, ठीक है। पहली बार ये पी साइड पे लेके आएगा, बाकी जितनी बार लेके आएगा ए साइड पे लेके आएगा, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, बस एक बार लेके आएगा पहली बार, ठीक है। तो क्या होता है जब वो पी साइड पे अपना अमीनो एसिड लेके आ जाता है टीआरएनए, उसके बाद क्या होता है उसको देखा देखी अपना जो 50 सब यूनिट है, जैसे इसके ये 30 सब यूनिट है, ये तो यहाँ पे अटैच हो गया है, ठीक है। उसके बाद अपना टीआरएनए ले आया, उसके बाद क्या है जो 50 दूसरा सब यूनिट है, ठीक है, जो दीवार की दूसरा फेज है, वो अटैच हो जाता है 30 सब यूनिट के साथ, ठीक है। ये अपने 30th सब यूनिट है, अब ये 50th सब यूनिट अटैच हो गया। अब इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक 70s दीवार बना दिया, ठीक है। एक फेज अटैच हो चुका है वॉल का, ठीक है ऑलरेडी, और दूसरा फेज भी अटैच हो गया। अब दोनों को मिलकर क्या बन गया, एक पूरी वॉल बन गई 70s। तो इसको हम पूरा बोल देते हैं 70s राइबोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 70s राइबोसोम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें एक ही शो कर रहा है, ठीक है। अब जो टीआरएनए है वो फिर से अमीनो एसिड लेके आया ए साइड पे। जैसे मैंने आपको बताया, जो पहली बार ही अपना अमीनो एसिड पी साइड पे आएगा, उसके बाद जितनी बार आएगा वो ए साइड पे आएगा। इसका इसका नाम ही अराइवल है। अराइवल मतलब कोई चीज अराइव करना, ठीक है, जो आना, ठीक है। तो ए साइड पे है, अब क्या होगा, जो ए साइड पे है
अब इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब वो कौन बनाएगा, देखो, जो हमारा 50s राइबोसोम होता है ना, 50s राइबोसोम होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम होता है, इसके ऊपर एक एंजाइम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, जो आप ये नेम देख रहे हो, इसके ऊपर एक एंजाइम होता है पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनवाते हैं अपने दोनों अमीनो एसिड के अंदर। आपने सुना होगा, जो अमीनो एसिड की चेन होती है उनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तभी चेन बनता है, तभी तो हम कहते हैं कि अपना जो प्रोटीन होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से अमीनो एसिड सेपरेट होता है और वो अपना अलग अलग एक्शन देते हैं, ठीक है, आपने सुना हो मे बी, ठीक है। तो यही है कि इन दोनों के बीच में पेप्टाइडोन बन जाएगा, और कौन बनेगा, पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एंजाइम बनेगा, जो अपना 50s रेप्सोम के ऊपर है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, जब पेप्टाइडोन बन गया तो अब अपना ये जो अपना पी पे है, ये आपको ना वैसे समझाने के लिए उन्होंने ऐसे शो किया हुआ है लंबा सा दूर, यहाँ पे ना ऐसे पी पे है, ठीक है। वैसे आप इसको ई वे लिखो तभी गलत नहीं करेगा कोई, ठीक है, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड तो बनना ही बनना अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे तीन तीन चीजें अलग अलग दिखी हैं, अब आपको इस टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, देखो, इसमें आप ऐसे समझो कि आपने कभी पार्शियल बॉन्ड देखा है, पार्शियल बॉन्ड में तो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि अपना अभी पूरा बॉन्ड ना बना है ना बॉन्ड टूटा है, जैसे कोई भी ग्रुप होता है जब हम कहते हैं ना ये पार्शियली अटैच है किसी चीज से, ठीक है, उसका मतलब उसको हम इमेजिनरी इमेजिनरी डॉट डॉट से शो कर देते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि अभी ना एक मोलिक्यूल अपना ना एक ग्रुप अभी अटैच हुआ है अच्छे से, और ना एक दूसरे ग्रुप ने अभी लेफ्ट किया है, तो हम कह देते हैं ना पार्शली, ये हमारा पार्शली बॉन्ड अटैच है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो वैसे ही समझो, जो ए साइड पे अभी अमीनो एसिड आया नहीं है, ध्यान से देखो, इसमें व्हाइट कलर का शो किया हुआ है, अभी अमीनो एसिड आया नहीं है, ये आ रहा है। और जो पी और जो अपना ए साइड पे अमीनो एसिड था, वो पी वाले पे जा रहा है, और जो पी वाला है वो अपना लेफ्ट कर रहा है ई वाले के लिए, ठीक है। मतलब ए वाले पे नवा आ रहा है, जो ए वाला है वो पी पे जा रहा है, और जो पी पे है वो ई पे जा रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए पी ए, तब भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, जो अपना ए साइड पे है, जो अपना पहले ई पे था वो बाहर निकल गया, वो कैसे, जो अपने ए सेट पे एक और आ रहा है, ए वाला पी पे जा रहा है, पी वाला ई पे जा रहा है, फिर ई वाला बाहर निकल जा रहा है, ऐसे आप बना सकते हो। आप इसको सिंपल में भी लिख सकते हो, फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है थ्योरी, आप थ्योरी पढ़ोगे ना, जैसे ए साइड पे है वो पी साइड पे जाएगा, जो पी साइड पे है वो ई साइड पे जाएगा, और ई साइड है वो बाहर निकल जाएगा, फिर वो एम्प्टी हो जाएगा, फिर ए साइड पे नवा अमीनो एसिड आएगा, वो पी पे जाएगा, वो पी वाला ई पे जाएगा, ई वाला फिर एग्जिट हो जाएगा। ऐसे ये चेन बनती रहती है। आप इसको डायग्राम अच्छे से भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे एक अपना ई शो कर दो, यहाँ पे पी शो पे एक शो कर दो, एक ए पे शो कर दो, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको एक बाहर निकाल दो, ई पे दूसरा ले आ दो, ठीक है। आप इसको जैसे मर्जी बना सकते हो, ऐसे बनाओगे वो गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया कि ए पे आया, ए वाला पी पे गया, पी वाला ई पे गया, और ई वाला बाहर निकल गया, फिर ए पे नवा आया, तो ऐसे चेन बनती रहती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तब बेसिकली हमारा जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो करता क्या है, जो अमीनो ग्लाइकोसाइड है वो एमआरएनए की मिसरीडिंग करता है। अब बोलोगे मिसरीडिंग क्या होता है, देखो, आपको पता है जो एमआरएनए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो कमांडर है, वो अपना ऑर्डर देते हैं। तो आप समझो कि कहीं लड़ाई लगी हुई है, ठीक है, तो अपने जो अपने समझो कि जो नॉर्थ साइड से हमारे 100 से हैं, ठीक है, हमारे पास 100 सोल्जर्स है नॉर्थ साइड में, और ईस्ट साइड में हमारे पास 50 सोल्जर ही हैं, ठीक है। तो हमारे को गलत इंफॉर्मेशन मिली कि जो एनिमीज हैं वो अपने ईस्ट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, ईस्ट साइड पे आ रहे हैं हमारे एनिमीज, ठीक है, और वो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 100 है, ठीक है। तो अपन लोग क्या किया कि जो नॉर्थ में हमारे पास 100 सोल्जर्स थे, हमने ईस्ट की तरफ भेज दिया, कि क्योंकि हमारे हमारे 50 थे, बट वो इन्फॉर्मेशन गलत मिली थी, जो एनिमीज थे वो नॉर्थ साइड में ही आते थे, बट हमने क्या किया, हमने तो अपने नॉर्थ वाले ईस्ट में भेज दिए, और नॉर्थ वाला खाली हो गया, तो उन्होंने एनिमी ने सीधा अटैक कर दिया हमारे को पीछे से। तो बेसिकली यही समझो कि जो अपना एमआरएनए को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रोटीन बनाने की, वो आधी अधूरी मिल जाती है, मतलब गलत मिल जाती है, जिसकी वजह से जो अपना एमआरएनए है वो गलत अपना प्रोटीन बनाता है। जैसे देखो, कोई भी आप समझो कि जो आप जैसे कोई एक नंबर ही समझो, जैसे अपना 1 2 समझो, और जो अपने नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, ठीक है, ये अपने हो गया 2, ठीक है, ये हो गया अपना 3, यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे को पता है 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है। तो एमआरओ को गलत इन्फॉर्मेशन में नहीं, उसने क्या किया, वन उसने उसने क्या बनाया, उसने 1 4 2 ऐसे इसने उल्टा पुल्टा बना दिया, ठीक है, मतलब आगे पीछे लगा दिया अमीनो एसिड, गलत अमीनो एसिड लगा दिए, क्योंकि एक अमीनो एसिड के पीछे दूसरा स्पेसिफिक अमीनो एसिड होना चाहिए, क्योंकि हम जो प्रोटीन बना रहे हैं, तो एक अमीनो एसिड की जो चेन होनी चाहिए वो एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो ये जो चेन बनाता है, जो एमआरएनए को गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसकी वजह से उसने गलत अमीनो एसिड लगा देने हैं, आगे पीछे अमीनो एसिड लगा देने हैं, मतलब उनकी अमीनो एसिड की अरेंजिंग गलत कर देनी है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन की चेन बनेगी वो गलत बन जाएगी, और वो प्रोटीन किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज हमारे लिए सही नहीं है वो क्या करेगा। अब आप इतना समझो, जैसे प्रोटीन, आप समझो कोई एग्जांपल समझो कि जैसे अपना इंसुलिन हो, वो भी समझो एक प्रोटीन है, ठीक है। अब हमारे को पता है जो इंसुलिन है वो हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, मतलब वो ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है, ग्लूकोज लेवल को अपना कन्वर्ट करता है एनर्जी में, या फिर सेल में पहुंचाता है ग्लूकोज को, इतना पता होगा आपको हाइपोग्लाइसेमिक का, ठीक है।
जो अपना इंसुलिन होता है वो सेल को पहुंचाता है ना अपना ग्लूकोज ब्लड से निकाल के। तो जो इंसुलिन है वो गलत बना है, उसने क्या करना है, उसने ग्लूकोज को पहुंचाना है नहीं सेल में। तो इतना ही समझो कि जो अपना एमआरएनए है उसको गलत इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसकी वजह से वो गलत प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन बैक्टीरिया के किसी काम का नहीं रहता, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं, क्योंकि उनका प्रोटीन सही बनता नहीं है, उनका कोई काम नहीं होता। अब देखो, अभी इसका फ्लो चार्ट से समझो क्या है। ये देखो, aminoglycoside आर पोलर एंड cationic positively charged, they are require oxygen dependent active transport to cross the bacterial cell। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो जैसे हमने बाकी अपने जो पिछले 3 ड्रग्स किए थे ना इसके टीएम के, वो सारे हमारे लिपोफिलिक इन नेचर थे, वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते थे, क्योंकि आपको पता है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो फोस्फोलिपिड से बना हुआ है। मतलब वो लिपोफिलिक नेचर वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं उनको इजीली क्रॉस करने देते हैं। बट जो अपने अमीनोग्लाइकोसाइड है, ये पोलर और कैटायनिक है, जिसकी वजह से इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। और आपको पता है जो अपने सेल के अंदर जाते हैं वो अलग अलग मैकेनिज्म के थ्रू जाते हैं। जैसे अलग-अलग मैकेनिज्म हो गया अपना एक्टिव, अपना जो यहाँ पे लिखा है एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो सब्सटेंस हमारे मतलब कि लिपोफिलिक नहीं होते हैं, लिपिड लविंग नहीं होते हैं, वो क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन किसी एनर्जी के थ्रू, मतलब किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू। उसमें हमारे एटीपीज़ यूज़ होते हैं। बट जो अपने लिपोफिलिक नेचर होते हैं, उनको एटीपीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो इज़िली क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि वो लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली यही बात करें कि जो अमीनोग्लाइकोसाइड है, वो लिपोफिलिक इन नेचर नहीं है, जिसकी वजह से उसको एटीपीज़ यूज़ करने पड़ रहे हैं, वो सेल के अंदर जाने के लिए, अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो वो इस प्रोसेस के थ्रू वो सेल के अंदर जाएगा। उसके बाद क्या है, ये अपने 30th राइबोसोम यूनिट के साथ बाइंड करेगा। अब 30th के साथ क्यों बाइंड करेगा, देखो, जो मैंने जैसे बताया आपको टी कैम होता है, आप समझो ये अपना टी कैम बना रहा हूँ मैं, टी सी ए एम हो गया, ठीक है। अब ये देखो, इसमें ना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, समझ लो एम है, ठीक है। जो अपना टी होता है ये हमेशा 30 पे बाइंड करेगा। ये किस पे बाइंड करेगा, 30 पे, ठीक है। ये 30 पे बाइंड करेगा, आप यहाँ पे समझ लो 30 पे बाइंड करेगा। जो अपना ये क्लोरोफेनिकुला सी है, ये हमेशा 5 पे बाइंड करेगा। किस पे बाइंड करेगा, 50s पे बाइंड करेगा। ये अपना 30s राइबोसोम पे बाइंड करके एक्शन देगा। जो क्लोरोफेनिकुला है 50s पे बाइंड करके देगा। और जो अमीनोग्लाइकोसाइड है ये अपना 30 पे बाइंड करेगा। किस पे बाइंड करेगा, 30 पे, अमीनोग्लाइकोसाइड, ठीक है। और जो मैक्रोलाइड है ये अपना 50 पे बाइंड करेगा। तो आप इतना समझो, 30 50 30 50। तो ऐसे जो टेट्रासाइक्लिन और अमीनोग्लाइकोसाइड है, ये हमारे 30s राइबोसोम यूनिट के ऊपर बैठ के अपना फंक्शन करेगा। जो अपने क्लोरोफेनिकोल और मैक्रोलाइड है 50s पे बाइंड करके अपना काम करेंगी, ठीक है। अब देखो, जब एमआरएनए बन रहा है, इसके ऊपर राइबोसोम बन रहा अटैच हुआ, तो इसने इसको गलत इंफॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एमआरएनए है उसने आगे पीछे अपने अमीनो एसिड लगाना शुरू कर दिया। जैसे अपना जैसे प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हुआ, तो इसको गलत इंफॉर्मेशन मिली थी, क्योंकि जो राइबोसोम ने गलत इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसने जो अपना यहाँ पे समझो, यहाँ पे एलानिन लगना था और यहाँ पे अपना ल्यूसीन लगना था। आप समझो ये अमीनो एसिड के नाम है, एलानिन, ल्यूसीन, लाइसिन। आप समझो कि यहाँ पे पहले लूसीन लगना है, फिर एलानिन, एलानिन लगना है, और फिर लाइसिन लगना है, ठीक है। बट इसने क्या किया, इसने पहले एलानिन लगा दिया, फिर लाइसिन लगा दिया, फिर लूसीन लगा दिया। तो ये तो चेन खराब होगी, ठीक है, मतलब ये प्रोटीन तो गलत बन गया। तो बेसिकली ऐसा ही होता है कि ये 30th राइबोसोम यूनिट के ऊपर बैठ के, मतलब कि अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया जो अपने 30th राइबोसोम यूनिट होते हैं और 50th राइबोसोम यूनिट होते हैं, उनके फर्दर आगे सब यूनिट्स होते हैं। मतलब एक दीवार के 2 फेज है, उस दीवार के भी आगे अलग अलग फेज होते हैं। जैसे 30th का फिर 16s राइबोसोम होता है, 14s राइबोसोम होता है, 50s का फिर 23s राइबोसोम सब यूनिट होता है, तो ठीक है। अगर आप 30s पे भी लिखोगे तो गलत नहीं करेगा। वैसे 30s के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होता है 60s आरएनए, ठीक है। उसका आगे का सब यूनिट है उसके ऊपर बैठता है, ठीक है। बट आप इसको 30s पे लिखो तो गलत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि 30s के ऊपर ही बैठता है, ठीक है। उसके 30s के अंदर स्पेसिफिक साइट है 16s, ठीक है। तो वही है कि इसको मैग्नीशियम रिक्वायर होता है फॉर बाइंडिंग, मतलब इसको मैग्नीशियम की लोड होती है अपने 16s राइबोसोम यूनिट के ऊपर बैठने पे, वो बैठने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखो, इंटरफेस है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, मतलब कि पहले तो मिसरीडिंग ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए को गलत इंफॉर्मेशन देगा, जिसकी वजह से रॉन्ग अमीनो एसिड इनकॉर्पोरेट, मतलब कि गलत अमीनो एसिड लग जाएंगे आसपास में, अलग अलग, मतलब जैसे जो अरेंजिंग होगी किसी अमीनो एसिड की, वो उल्टी पुल्टी हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी, जिसकी वजह से अलग, मतलब कि एक डिफरेंट प्रोटीन बन जाएगा गलत वाला, ठीक है। इनवेटिव ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन को भी रोकता है। ट्रांसलोकेशन मतलब कि जो ए साइड पे अमीनो एसिड है उसको पी साइड पे नहीं जाने देगा। अगर ए साइड वाला अमीनो एसिड अपना पी साइड पे जाएगा ही नहीं, तो नेक्स्ट वाला लगेगा कैसे, जैसे देखो यहाँ पे, जब ए वाला पी पे जाएगा ही नहीं तो ए वाला सीट खाली नहीं होगा, और ए वाला सीट खाली नहीं होगा तो नवा अमीनो एसिड आएगा ही नहीं। तो इसलिए अपना ये ट्रांसलोकेशन को भी रोक देता है, ठीक है। तो कोज डिसोसिएशन ऑफ अ पॉलीसोम इनटू अ नॉन फंक्शनल मोनोसोम,
जो अपने पोलिसोम होते हैं, पोलिसोम मतलब कि ग्रुप ऑफ मोनोसोम्स होते हैं, ठीक है? वो अब आपको कितना देना है, राइबोसोम्स के ऐसे समझ लो कि यूनिट्स टाइप के होते हैं। उनकी डिसोसिएशन करते हैं, उनको नॉन फंक्शनल मोनोसोम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? इतना समझो कि एक ग्रुप है, वो इकट्ठा कोई काम करता है, बट आपने उस ग्रुप को अलग-अलग कर दिया, जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर गए, ठीक है? इतना समझो। इसके 3-4 इफेक्ट होते हैं, आप 2 भी लिखोगे काफ़ी है, ठीक है? ये बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट देता है, मतलब कि ये बैक्टीरियाज़ को मार देता है। जैसे हमने हमारे तीनों पीछे थे, वो बैक्टीरियाज़ को रोकते थे, मारते नहीं थे। मारते थे बट हाई कंसंट्रेशन में मारते थे। बट जो अपने अमीनोग्लाइकोसाइड होते हैं बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है? कैसे? अब उसने अपने प्रोटीन ही गलत बनाए हैं, तो आप प्रोटीन को कैसे सही कर सकते हो? वो तो मरेंगे। बट जो अपने टेट्रासाइक्लिन में थे, वो क्या करता था? टेट्रासाइक्लिन अपने ए साइड को बी साइड पे नहीं जाने देता था। क्लोरोफेनिकोल में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनने देता था। जो अपने हमने मैक्रोलाइड कहे थे, उसके अंदर अपने क्या होता है, ट्रांसलोकेशन को बंद कर देता था। ठीक है? तो अलग-अलग करता है, उसमें प्रोटीन्स फिर से बन सकते थे। बट बैक्टीरियासाइडल बट जो अपना अमीनो ग्लाइकोसाइड है, ये प्रोटीन ही गलत बनाता है। ये बनाता है तो गलत ही बनाता है। अब गलत प्रोटीन सही हो ही नहीं सकता, जिसकी वजह से सेल डेथ होती है। तो यही सब मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? शॉर्ट में आप रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम थोड़ी इसके ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ये सब मैंने इंडिविजुअली ड्रग्स लिखे हुए हैं, आपको बस रीड मारना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, ये नॉट एब्जॉर्ब ओरली, इसको ओरली ले सकते हैं, इसलिए इसको हम आईएम आईवी के थ्रू लेते हैं। आईएम मतलब इंट्रामस्कुलरली इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं, या फिर इंजेक्शन लेते हैं अपना विनस में, ठीक है? और इसकी प्योर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इसकी प्योर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि हम ओरली नहीं ले सकते, इसलिए हम इसको अगर आईवी आईएम के थ्रू लेंगे तो ये हमारा अच्छा अपना बायो अवेलेबिलिटी होगी इसकी, ठीक है? तो और यहाँ पे लिखा है पुअर पेनिट्रेशन इनटू सेल्स एंड सीएसएफ, मतलब कि ये सेल्स और सीएसएफ को क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे अपने बाकी जो ड्रग्स थे वो अपने ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते थे और अपने टॉक्सिसिटी कर देते थे, बट ये नहीं क्रॉस कर पाते। ये मेटाबोलाइज नहीं होते, ये हमारी बॉडी में ऐसे ही रहते हैं, ठीक है? और हमारे एक्सक्रीट इसका अपना हाफ लाइफ 2-3 आवर्स है, ठीक है? आप देख सकते हो इजी है। तो इजी वर्डिंग है, ये आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जो इसके नोट्स है ना, ये आपको फॉर्म ऑफ चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है? तो बेसिकली यही मैंने चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है? आपको एक बार रीड करोगे वही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर देना भाई, अगर थोड़ी भी समझाई हो, ठीक है? तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कमेंट में करिएगा, ठीक है? अगर कोई और टॉपिक चाहिए तभी बताइएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नोट्स आपको फार्मर चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा आपको मैं, ठीक है?